लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, हार्ट की जो हमारी स्टेप वन, यूएस समरी स्टेप वन की बुक है, वहां से हमने क्या देखा था कि वहां पे हमारी जो जो चीजें हैं, क्या क्या चीजें जो हमारी हार्ट की अनाटमी है, हमारी पेरिकार्डियम है, ये सारी चीजें जो थी हमने देख ली थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना हमने और क्या देखा था, हमने उसके बाद हमने हार्ट की फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी। अब हार्ट की फिजियोलॉजी में हमने स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ा था। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि ऐसी चीज होती है, ऐसी ये स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम है, ये वो अमाउंट ऑफ ब्लड है जब हमारा दिल एक बार धड़कता है। जब हमारा दिल एक बार धड़कता है तो वो कितना ब्लड अपने अंदर से बाहर निकालता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। समझ लगी इस बात की, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्री लोड क्या होता है। प्री लोड के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये क्या है, प्री लोड वो मतलब है ब्लड का वॉल्यूम है जो हमारे हार्ट के अंदर आता है। जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, हमारा हार्ट जब रिलैक्स करेगा उस टाइम हमारे हार्ट के अंदर कितना ब्लड आया, हमारे हार्ट के अंदर कितना ब्लड आया, इसे हम क्या कहते हैं, प्री लोड कहते थे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज थी, और हमने ये देखा था कि हमारा आफ्टर लोड क्या बला का नाम है। तो आफ्टर लोड टाइम हमने ये पढ़ा था कि आफ्टर लोड हमारा क्या चीज, किस चीज का नाम होता है। तो आफ्टर लोड का, आफ्टर लोड से ये मुराद था कि आफ्टर लोड हमारे दिल को कितने जोर लगाना पड़ता है कि दिल जो है अपने अंदर जो उसने ब्लड को इकट्ठा किया हुआ है उसको वो दिल से बाहर निकाल के ब्लड वेसल तक पहुंचा सके। इसके लिए उसने जितना जोर लगाना था, इस सारे जोर को, इस सारी फोर्स को हम क्या कहते थे, आफ्टर लोड कहते थे। ठीक है। आफ्टर लोड किन कंडीशन में बढ़ता था, प्री लोड किन कंडीशन के अंदर पड़ता था, ये हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब हमने आज क्या स्टार्ट करना है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा ना, इसका पहले टॉपिक का नाम क्या होगा, ये हमारा जो आज का पहला टॉपिक होगा इसका नाम होगा हमारा कॉन्ट्रेक्टिलिटी। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, कॉन्ट्रेक्टिलिटी। ठीक है। अच्छा देखें, अब कॉन्ट्रेक्टिलिटी से क्या मुराद है, देखें कॉन्ट्रेक्टिलिटी। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, कॉन्ट्रेक्टिलिटी से क्या मुराद है, देखिएगा। तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी से हमें क्या पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रेक्टिलिटी क्या बला का नाम है। तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो है ना, जहां पर भी आपके सामने लफ्ज आ जाए कि आप दिल के बारे में पढ़ रहे हैं और दिल के अंदर लफ्ज आ जाए क्या, कॉन्ट्रेक्टिलिटी, तो आप क्या सोचेंगे, आप क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रेक्टिलिटी से क्या मुराद है। तो आप ये कहेंगे कि हमारा दिल कितने जोर से धड़क रहा है, हमारे दिल ने पंप करना है, हमारे दिल ने दिल खून को पंप करने के लिए एक बार क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे दिल ने कितनी फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी की आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिएगा, हाउ फोर्सफुली, कि कितने जोर से हमारा दिल धड़का है, इसे हम क्या कहते हैं, हमारे दिल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हमारे दिल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है। हाउ फोर्सफुली आवर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हमारा दिल कितनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है। अब देखें कि हमारा दिल जो है इसने अपने अंदर से खून को बाहर निकालना था। खून को बाहर निकालने के लिए कितने जोर से इसने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, कितने जोर लगाया इसने, इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर हमारे दिल की ये जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, दिल की क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की, जोर लगाने की जो पावर है, ये बढ़ जाती है। तो देखिएगा, अच्छा देखिए, जो हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना, ये इंक्रीज हो जाती है, ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इन फैक्टर्स के साथ। किन फैक्टर्स के साथ, देखें, हमारा जो हार्ट होता है ना, हार्ट, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई हमसे ये पूछे ना कि हमारे जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ये कितनी टाइप्स के होते हैं, तो आपने कहना है बीटा वन, बीटा टू और बीटा थ्री। फिलहाल बीटा वन की बात करते हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो बीटा वन रिसेप्टर होते हैं ना, हमारे जो बीटा वन रिसेप्टर होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये जो बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके, ये प्रेजेंट होते हैं ऑन हार्ट। हमारे दिल के ऊपर हमारे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो आपने क्या कहना है, बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपका जो बीटा रिसेप्टर है, ये जो आपका बीटा वन रिसेप्टर है, ये किस सिस्टम का हिस्सा है, कौन से नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, तो आप क्या जवाब देंगे, आप कहेंगे कि ये जो हमारा बीटा रिसेप्टर है या फिर जो हमारे अल्फा रिसेप्टर होते हैं, ये किसका हिस्सा होते हैं, ये हमारा कौन सा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है। तो ये हमने आगे जाके पढ़ना है, कब, जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी क्या चीज है और कैसे कैसे ये चीजें होती हैं, कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें हम नर्वस सिस्टम में जाके पढ़ेंगे। या फिर हम जब जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पे मैं आपको ये अलग नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम हर टॉपिक को अलग अलग पढ़ें। एक टॉपिक के अंदर जो चीज आई है फिर उसको छोड़ के किसी और सिस्टम के अंदर घुसना है, समझ लग रही है इसको बात की। फिलहाल आपने क्या याद रखना है कि हमारे हार्ट के ऊपर कौन सा रिसेप्टर होता है हमारा, तो आप क्या कहेंगे, हमारा
बीटा 1 रिसेप्टर होता है। और ये किसका पार्ट होता है, बस इतना याद रख लें कि ये किसका पार्ट होता है, ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। अब इससे आगे हमने क्या देखना है कि ये जो बीटा 1 रिसेप्टर है ये हमारा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब आपके पास ना दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास क्या होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक कौन सा होता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। अब जो सिंपैथेटिक होता है इसे हम क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक को हम ये कहते हैं कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये कौन सा नर्वस सिस्टम है, ये हमारा फाइट एंड फ्लाइट नर्वस सिस्टम है। मैं आपको ना छोटा सा एक ना आपको डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिएगा, अच्छा ये हमने दरम्यान में लगाई लाइन, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। अब वो दो तरह के नर्वस सिस्टम कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, देखिएगा सिंपैथेटिक, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। अच्छा देखें, और ये दोनों पार्ट किसका होता है, हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। किसका, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब इन दोनों में से इन दोनों की क्या होती है, इन दोनों के ये मतलब ये दो क्या है, इसके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की सब डिवीजन है। अब ऑटोनोमिक की सब डिवीजन जो है सिंपैथेटिक, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। और ये जो दूसरा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब देखें, जब आप सुकून में होते हैं ना, जब आप बैठे होते हैं आराम से रोटी खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, आराम से बैठे हैं, चिल बैठे हैं, उस टाइम आपका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये क्या है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला नर्वस सिस्टम है। जब क्या करेंगे, लेग पीस पर खाने के ऊपर तवज्जो देंगे या फिर अपना जो पाँव है, अपनी जो टांग है उसको बचाने के ऊपर तवज्जो देंगे, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, उस टाइम आप क्या करेंगे, अपनी टांग बचाने के लिए तवज्जो देंगे, अपना लेग पीस बचाने के लिए आप कोशिश करेंगे। तो आपका फाइट एंड फ्लाइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या, आपकी रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या आपकी स्केलेटल मसल की तरफ आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा, आपकी जो है स्ट्रोक वॉल्यूम यह सब कुछ जो होगा ये बढ़ जाएगा। तो आपने क्या बात याद रखनी है कि आपका क्या है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, फिर इसके अंदर आगे जाके ना आपके दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक होते हैं आपके इसके रिसेप्टर कौन कौन से होंगे आपको उतना मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो होते हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। जबकि ये जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है इसके अंदर कौन से आपके नर्व आपके क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर हमारे कौन से होते हैं, एक निकोटीनिक होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, हमारे मस्कुरीनिक होते हैं। अभी निकोटीनिक मस्कुरीनिक इन सारी चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको इनके बारे में नहीं बता सकता। तो हम यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं कि हमारा जो हार्ट था इसके ऊपर क्या कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट था, बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट था हार्ट के ऊपर। तो ये किसका हिस्सा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो इसमें होगा क्या कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा ना, तो ये अगर हमारे बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, बीटा 1 रिसेप्टर को क्या पॉजिटिव स्टिमुलस देता है, तो ये क्या करेगा, ये हमारी हार्ट के रेट को, हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी है, हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की फोर्स है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। समझ लगी इस बात की। अब हम इससे आगे चलते हैं, इससे आगे हम ये चलते हैं, आगे हम ये देखते हैं कि हमारी जो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी है ये और किस चीज के ऊपर मतलब है इसका इन्हसार होता है। तो इसका जो इन्हसार है ना ये इस और किस चीज के ऊपर मतलब है इसका अमल होता है। तो इसका जो दूसरी चीज इसके ऊपर इफेक्ट करती है ना वो होता है हमारा इंट्रासेलुलर कैल्शियम। क्या होता है हमारा इंट्रासेलुलर कैल्शियम। अब हमारा इंट्रासेलुलर कैल्शियम क्या चीज है, देखिए देखिए, आपके दिल के सेल के अंदर आपका जो कार्डियोमायोसाइट होता है ना, दिल के सेल को हम क्या कहते हैं, कार्डियोमायोसाइट कहते हैं। आपके कार्डियोमायोसाइट के अंदर जितना ज्यादा कैल्शियम होगा आपका जो दिल का जो सेल है वो उतनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखिए जो आपका इंट्रासेलुलर कैल्शियम है ना, देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो आपका इंट्रासेलुलर कैल्शियम है, ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके कॉन्ट्रैक्टिलिटी, किसके, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के। आपके जितना ज्यादा कैल्शियम होगा अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। समझ लगी इस बात की। लेकिन दोबारा बताता हूँ कि अगर आपका क्या है, अगर आपका इंट्रासेलुलर कैल्शियम, अगर आपका इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ रहा है, अगर आपके दिल के सेल के अंदर मौजूद कैल्शियम की मिकदार ज्यादा है, तो आपका जो दिल है वो ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वो क्या करेगा, ज्यादा स्पीड से और ज्यादा जोर से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो इसी का अपोजिट क्या होगा, इसी का अपोजिट क्या होगा कि अगर हमारे दिल के अंदर, अगर हमारे कार्डियोमायोसाइट्स के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है या हमारे ब्लड के अंदर हाइपोकाल्सीमिया हो गया, तो ऐसी कंडीशन आ गई है जब क्या हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो गया है, तो हमारे दिल की जो रफ्तार है, दिल की जो जोर लगाने की ताकत है, जो जोर लगाने की मतलब एक खसूसियत है, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। समझ लगी इस बात की। अब हम इससे आगे चलते हैं, इससे आगे हम क्या देखेंगे, हमारे पास ना एक ड्रग है, हमारे पास क्या है, एक ड्रग है।
उस ड्रग का नाम क्या है हमारा, डाइजॉक्सिन। ठीक है, इस डाइजॉक्सिन ड्रग का नाम आपने कई बार सुना होगा। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारी जो डाइजॉक्सिन ड्रग है ना, ये कैसे काम करती है। तो हमारी जो डाइजॉक्सिन है ये भी क्या करेगी, ये भी हमारी क्या करेगी, ये हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगी। ठीक है, ये डिजिटलिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, ये आप मतलब है फार्माकोलॉजी के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइजॉक्सिन के बारे में। फिलहाल आपको डाइजॉक्सिन का थोड़ा सा मतलब आपको समझा देता हूँ, बाकी बाद में समझाऊंगा। देखिएगा, अच्छा देखें, डाइजॉक्सिन ड्रग, डाइजॉक्सिन ड्रग, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम दूसरे नाम में डिजिटलिस भी कहते हैं। ठीक है, डिजिटलिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स भी कहते हैं। इनके बारे में हम जाके फार्माकोलॉजी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये पढ़ते हैं कि हम ये जो हमारा इस टॉपिक के रिलेटेड जो हमारा डाइजॉक्सिन का क्या काम है। देखें, जो हमारा लेट्स सपोज ना हम एक पिक्चर बना देते हैं। एक मिनट देखें, एक मिनट हमारी पिक्चर अच्छा ये क्या है, ये है आपका एक सेल है, ये क्या है आपका एक सेल, ये क्या है आपका एक सेल है। अच्छा देखिए, अब ये जो आपका सेल है ना, आपका सेल, इसके ऊपर ना दो तरह के आपके क्या लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं। दो तरह के क्या लगे हुए हैं, ये आपका क्या है, पहले तो हम ये लिखते हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारा एक कार्डियोमायोसाइट है, ये क्या है कार्डिक सेल है, ये क्या है हमारा एक कार्डिक सेल है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, आपने एक एक आपने क्या पढ़ा होगा, आपने एक ना ट्रांसपोर्टर पढ़ा होगा जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लें कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टर, सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा चैनल है जो प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सा होता है आपका, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस होता है। तो अगर आगे जाके अब जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस आपका ये जो चैनल है ना, इसके बारे में आपने पता क्या बात याद रखनी है कि ये क्या करता है, ये हमारी पूरी बॉडी की 25% एटीपी को यूज कर लेता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, लेट्स सपोज 100 एटीपी बनी है एक टाइम में, तो 100 एटीपी में से 25 जो है वो सिर्फ कौन यूज कर लेता है, आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस यूज कर लेता है। समझ लगी इस बात की। तो देखिए कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या है, ये क्या यूज 25% ऑफ टोटल एटीपी। ये बायोकेमिस्ट्री का पॉइंट है, यहाँ पे लिख लें ताकि वहां जाके आपको दोबारा रिवाइज हो जाए। ये क्या है आपकी बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या है, कि ये आपकी बॉडी के टोटल एटीपी, लेट्स सपोज आपके एक दिन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर 1 लाख एटीपी बना है, तो उसमें से 25,000 सिर्फ एक ये चीज खा जाती है, ये आपका एक ट्रांसपोर्टर खा जाता है। समझ लगी इस बात की। अच्छा देखें, अब ये देखें, आपने इस सेल के ऊपर आना है, इस सेल के ऊपर आपने आना है, तो आपने ये देखना है कि जो हमारा ये सेल है ना, अच्छा देखें, ये जो हमारा सेल है ना, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर ना हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो ट्रांसपोर्टर है ना वो लगा हुआ है। देखिए, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है। अच्छा ये क्या करता है, इसका आपने इसको आपको काम का पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, ये दो पोटेशियम को उठाता है, दो पोटेशियम को उठाता है और इनको उठा के सेल के अंदर डाल देता है, इनको उठा के क्या कर देता है, सेल के अंदर डाल देता है। और 3 सोडियम के मालिक्यूल्स को उठाता है और क्या करता है, 3 सोडियम के मालिक्यूल्स को सेल के अंदर से उठा के सेल से बाहर फेंक देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस कहते हैं। अब इसमें एटीपीएस का लफ्ज क्यों आया, तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी का सेल्स है, इनके साथ आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे सेल्स होते हैं ना, आर पैकेट्स ऑफ पोटाशियम, कि हमारे सेल्स के अंदर पोटाशियम भरा पड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएस हमारा जो पंप है, ये क्या कर रहा है कि बाहर से पोटाशियम को उठा रहा है और उठा के सेल के अंदर लेके जा रहा है, जबकि हमारे सेल के अंदर क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और सोडियम जो हमारे सेल के अंदर कम है, उसको उठा के सेल से बाहर लेके जा रहा है। तो इस काम के लिए इसको अपोजिट मतलब है, हमारी सेल के अंदर पोटाशियम ज्यादा है और सोडियम हमारे सेल से बाहर ज्यादा है। तो ये क्या कर रहा है, अपोजिट अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इस ये 3-4 लफ्ज मैंने बोली है, इनका क्या मतलब है कि एक चीज की एक जगह पर मिकदार ज्यादा थी, फिर भी हमने उस चीज को उस तरफ भेजा है। हालांकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि अगर किसी जगह पर किसी चीज की मिकदार ज्यादा हो, उसको हम क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस जगह भेजते हैं जहाँ पे उसकी मिकदार कम हो, जहाँ पे उसकी जरूरत हो। पर यहाँ पे क्या कर रहा है ये सेल, ये हमारा एटीपीएस क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा सोडियम जो है वो बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये जो सेल है, सेल के अंदर क्या है हमारा पोटाशियम ज्यादा है, तो ये क्या कर रहा है कि हमारे पोटाशियम को उठा के बाहर से सेल के अंदर लेके आ रहा है। जबकि जो हमारा सोडियम है, जो सेल के अंदर कम है और सेल से रहेगा, जोर लगाना पड़ेगा। तो इस जोर लगाने के लिए इसको थोड़ी सी ताकत की जरूरत होगी, और वो ताकत ये कहाँ से लेगा, एटीपी की फॉर्म में से लेगा। अच्छा, अब इसके साथ ना एक और हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एक तो हमारा ये रिसेप्टर हो गया ना जो भी हमने पढ़ा है, इसके साथ ना हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर ना एक और रिसेप्टर होता है, वो पता क्या करता है, देखिए
अच्छा वो पता क्या करता है? वो ये करता है कि हमारे जो सेल होते हैं ना सेल, मैंने अभी क्या बताया कि जो हमारे कार्डियक सेल्स हैं, इनके अंदर जितना कैल्शियम होगा उतनी ज़ोर से ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब हमारी बॉडी के अंदर जो है अच्छा बाहर क्या हो गया? बाहर सोडियम हो गया। बाहर क्या हो गया? सोडियम हो गया, ठीक है? अंदर सोडियम कम हो गया। अब सोडियम क्या करेगा? जो सोडियम की नेचुरल टेंडेंसी होती है, ये क्या करेगा? कि ये चुप करके अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास ना एक ऐसा ट्रांसपोर्टर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर कहते हैं। अच्छा, अब ये जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है ना, ये पता क्या करेगा? ये अंदर से कैल्शियम को उठाएगा, अंदर से कैल्शियम को उठाएगा और उसे उठा के बाहर ले आएगा। उसे उठा के बाहर ले आएगा और उसकी उसकी मतलब है उसके अपोज़ में मतलब उसके बदले में जैसे हम पैसे देते हैं और कोई चीज़ खरीद लेते हैं, इसी तरह यहाँ हमारे सेल की करेंसी क्या है? इस टाइम हमारे सेल की करेंसी क्या है? सेल जो है हमारा कैल्शियम को सेल से बाहर निकाल के उसकी जगह क्या लेके आ रहा है? जो सोडियम है, उसको क्या लेके आ रहा है? उसको सेल के अंदर लेके आ रहा है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो आपका ट्रांसपोर्टर नंबर 1 है और ये दूसरा क्या है? आपका ट्रांसपोर्टर नंबर 2 है। तो आपने यहाँ पे क्या बात याद रखनी है? आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टर नंबर 1 है ना, ये क्या करता है? ये कौन-सा हमारा? ये है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएज़ है। ये कौन-सा हमारा? सोडियम पोटेशियम एटीपीएज़ है, ठीक है? इसका नाम क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएज़ है, ठीक है? और ये क्या करेगा? ये एनर्जी को यूज़ करेगा। ये क्या करेगा? एनर्जी को यूज़ करेगा। जबकि जो दूसरे वाला है, इसके अंदर कोई एटीपी यूज़ नहीं होती। ये क्या करता है? ये बस ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएज़ जो एनर्जी यूज़ कर रहा है ना, इससे जो हमारा केमिकल ग्रेडिएंट बन रहा है, उसकी वजह से क्या करेगा? उसकी मदद से ये जो है अपना काम कर लेगा, ठीक है? कि क्या किसी और का ज़ोर लगा के किसी और के कंधे के ऊपर बंदूक रख के गोली चलाएगा। नाम किसी दूसरे का होगा, पर काम पीछे ये भी कर रहा होगा। किसी दूसरे से फ़ायदा लेके ये भी काम कर रहा होगा। समझ लगी इस बात की? तो अब ये क्या है कि इसमें पता क्या होता है? अच्छा अब हम जिस ड्रग के बारे में पढ़ रहे थे ना हमारी डाइज़ॉक्सिन, वो यहाँ पे क्या करेगी? जो हमारी डाइज़ॉक्सिन ड्रग है ना, वो चुप करके आएगी। देखिए इस डाइज़ॉक्सिन के बारे में बताने से पहले एक बात और सुन लें कि आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएज़ काम करेगा, तो ही आपका ये वाला जो है ना आपका कैल्शियम सोडियम जो एक्सचेंजर है, ये काम करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अगर आपकी कोई ड्रग है, अगर कोई हम ऐसी दवाई दे दें, अगर कोई हम ऐसी चीज़ दे दें, जो आपके सोडियम पोटेशियम को क्या कर दे? इनहिबिट कर दे, ठीक है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएज़ को क्या कर दे? इनहिबिट कर दे, ठीक है? जो क्या कर दे? सोडियम पोटेशियम एटीपीएज़ को इनहिबिट कर दे। अच्छा अब आपके पास एक ड्रग आई है, उसने क्या कर दिया? उसने सोडियम पोटेशियम एटीपीएज़ को इनहिबिट कर दिया। जब आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएज़ इनहिबिट हो गया, तो बताएँ क्या आपका सोडियम देखिए अब मैं हाइलाइट करने लगा हूँ। क्या आपका सोडियम आपके सेल को छोड़ के बाहर जाएगा? क्या आपका सोडियम आपके सेल को छोड़ के बाहर जाएगा? तो नहीं जाएगा क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएज़ ही काम नहीं कर रहा। तो जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएज़ ही काम नहीं कर रहा, तो क्या इस वजह से हमारा जो दूसरा रिसेप्टर है, जो हमारा पंप है, क्या ये काम करेगा? तो आपने क्या कहना है, नहीं करेगा क्योंकि हमारे सेल के अंदर ऑलरेडी सोडियम ज़्यादा है, हमें बाहर से लेने की क्या ज़रूरत होगी? तो हमारा क्या है, हमारा जो ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, ये भी काम क्या नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा। तो क्या हमारा कैल्शियम हमारे सेल को छोड़ के बाहर जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो इसका फिर रिज़ल्ट क्या होगा? इसका जो एंड रिज़ल्ट होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा सेल होगा, उसके अंदर हमारा कैल्शियम क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस वजह से हमारी डाइज़ॉक्सिन ड्रग यूज़ करने से हम अपने इंट्रासेल्युलर कैल्शियम को बढ़ा लेंगे और अभी हमने क्या बात की कि अगर हमारा इंट्रासेल्युलर कैल्शियम बढ़ा हुआ हो, तो हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। हमारा दिल उतने ही ज़ोर से क्या करता है? उतने ही ज़ोर से क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। समझ लगी इस बात की? अब हम इससे आगे चलते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा लेकिन मैं आपको छोटा जल्दी 2 मिनट में रिवाइज़ करवा देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है? ये वो ज़ोर या वो फ़ोर्स होती है जिससे हमारा दिल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है? कितनी ज़ोर से हमारे दिल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती किन चीज़ों के साथ है? तो किन के साथ बढ़ती है? हमारे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीटा रिसेप्टर जो हमारे हार्ट के ऊपर प्रेज़ेंट होते हैं। अगर वो स्टिमुलेट हो जाए तो हमारे दिल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या कर देते हैं? इनक्रीज़ कर देते हैं। वो जो हमारी ये बीटा 1 रिसेप्टर है इनके अंदर जो मैकेनिज़्म है ना, ये मैंने आपको यहाँ नहीं पढ़ाया क्योंकि ये ना आप एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, तो उसका एंड रिजल्ट क्या आता है, वो भी इंट्रासेल्युलर कैल्शियम को बढ़ा देता है, ठीक है? अच्छा, ये फिर दूसरी चीज़ क्या थी अगर हमारा इंट्रासेल्युलर कैल्शियम बढ़ जाए, तीसरी चीज़ क्या थी हमारी एक ड्रग थी जिसे हम क्या कहते हैं, डाइज़ॉक्सिन कहते हैं या फिर डिजिटेलिस कहते हैं। ये भी क्या करती है, ये भी आपके सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएज़ को इन्हिबिट करती है और उसको इन्हिबिट करके आपके इंट्रासेल्युलर कैल्शियम को क्या कर देती है, इनडायरेक्टली इंक्रीज़ कर देती है। तो ये भी क्या करेगी, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम को इंक्रीज़ करेगी जिसकी वजह से आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब ना यहाँ पे मैंने आपको एक बात बतानी है, ठीक है? ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपकी डाइज़ॉक्सिन ड्रग का साइड इफ़ेक्ट क्या है? ठीक है? आपकी डाइज़ॉक्सिन ड्रग का साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी जो डाइज़ॉक्सिन ड्रग है ना, इसका जो साइड इफ़ेक्ट है,
जो इसका मेजर क्लिनिकल साइड इफेक्ट है, आपने क्या कहना है कि ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करवाती है, ये हमारी बॉडी के अंदर इसका साइड इफेक्ट क्या है, एसई का मतलब क्या है, साइड इफेक्ट। ये क्या करवाती है, हाइपरकलीमिया करवाती है। ये क्या करवाती है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारा जो ये हमें क्या कर रही है, हमारे सोडियम पोटाशियम जो हमारा एटीपीएज है उसे इनहिबिट कर रही है ना। हालांकि हमारा जो पोटाशियम तो सेल के अंदर जाके स्टोर हो रहा था ना, पर ये क्या कर देगी, उसे इनहिबिट कर देगी। इस वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर हमें क्या हो जाएगा, हाइपरकलीमिया हो जाएगा। हमें क्या हो जाएगा, हाइपरकलीमिया हो जाएगा। समझ लगी इस बात की। अब हम इसे आगे चलते हैं, आगे हम ये देखते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हमारा दिल जो है वो आराम आराम से धड़केगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, बीटा वन रिसेप्टर पढ़ा था, बीटा वन एगोनिस्ट पढ़े। अगर हम उसी बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो क्या हमारी दिल की जो रफ्तार है, दिल की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, दिल की सिकुड़ने की ताकत कम हो जाएगी। तो पहली चीज आप इसके अंदर क्या याद रखेंगे, पहली चीज आप क्या याद रखेंगे कि आप क्या क्या दे सकते हैं, बीटा बुलाकर दे सकते हैं। तो आपके बीटा बुलाकर क्या करेंगे, बीटा बुलाकर आपके क्या करेंगे, आपके बीटा रिसेप्टर को इनहिबिट कर देंगे। बीटा रिसेप्टर जब इनहिबिट होंगे तो आपका क्या होगा, आपका दिल की जो सिकुड़ने की ताकत है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है, ये है हमारा हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर है। अब हार्ट फेलियर का क्या मतलब है, देखिए आपके पास ना दो टर्म्स होती है, आपके पास क्या होती है, दो टर्म्स होती है। एक क्या होता है आपका हार्ट फेलियर होता है, ठीक है, एक क्या होता है आपका हार्ट फेलियर होता है, और एक क्या होता है आपका, एक होता है आई थिंक सो आपका एमआई होता है, आई थिंक सो। हाँ, अच्छा, हार्ट फेलियर होता है, और एक क्या होता है आपका एमआई होता है। हार्ट फेलियर का मतलब क्या है, हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि आपका दिल काम कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जो आपका हार्ट है वो काम कर रहा है, पर आपकी बॉडी की जो जरूरियात है उनको पूरा नहीं कर पाता। आपका दिल काम कर रहा है, आपका दिल अपना जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करता था कर रहा है, पर आपकी जरूरियात दिल आपकी बॉडी के अंदर, देख मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपको ना 1 मिनट के अंदर आपकी पूरी बॉडी के अंदर आपको 6 लीटर जो ब्लड होता है ना, आपको क्या चाहिए होता है कि 6 लीटर का ब्लड जो है ना वो पंप हो पूरी बॉडी के अंदर 1 मिनट के अंदर। अब आपका जो दिल है वो काम कर रहा है, वो 4 लीटर ब्लड को पंप कर रहा है, 2 लीटर ब्लड को पंप नहीं कर रहा। तो क्या ये हमारा दिल हमारी बॉडी की जरूरियात को पूरा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। जब ये नहीं कर पा रहा तो इस वजह से क्या होगा, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हमारा हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हमारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है ना, इसका मतलब क्या है कि हमारे दिल का एक हिस्सा जो है ना उसके अंदर कोई क्लॉट बना है, कोई इस तरह की चीज बनी है, उसको ब्लड सप्लाई कम हो गई है, तो वो क्या हो गया, वो डेड हो गया, वो मुर्दा हो गया, उसकी नेक्रोसिस हो गई है। उसे हम क्या कहते हैं, हमारा एमआई कहते हैं। समझा किस बात की। तो हम इससे आगे चलते हैं। अच्छा, हार्ट फेलियर भी हो गया, इसके बाद और कौन सी चीज है, उसके बाद एक और चीज है जिसे हम क्या कहते हैं, हमारी जिसके बाद और कौन सी चीज है, हमारी हाइपोक्सिया। अच्छा, अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर हमारे टिश्यूज को क्या है, ऑक्सीजन कम मिल रही है, अगर हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो क्या अगर हमारे दिल को पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो क्या हमारा जो दिल है वो सही तरह काम कर पाएगा। तो आपने क्या कहना है, हमारा दिल सही तरह काम नहीं कर पाएगा, तो वो क्या है, आपका हाइपोक्सिया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। अच्छा, अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, जहाँ नॉन डाई हाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिखे हुए हैं, ये आगे हम जाके फार्मा में पढ़ेंगे तो आपको समझ लगेगी कि ये डाई हाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं और नॉन डाई हाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं। अच्छा, जो नॉन डाई हाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये आपके हार्ट के ऊपर सिर्फ काम करते हैं, जबकि आपके जो डाई हाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये किधर काम करते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है ना, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये क्या करेंगे, अभी हमने क्या बात की कि हमारा जो कैल्शियम है वो जितना ज्यादा होगा उतना जोर से हमारा दिल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतनी जोर से हमारा दिल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर हम क्या कर दें, अगर हमारे अपने कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर दे, जिनकी मदद से हमारा कैल्शियम दिल के सेल्स के अंदर जा रहा था, तो क्या दिल के सेल्स के अंदर प्रॉपर कैल्शियम पहुंच पाएगा। तो आपका जवाब क्या होगा कि हमारा प्रॉपर कैल्शियम नहीं पहुंच पाएगा। जब हमारा प्रॉपर कैल्शियम नहीं पहुंच पाएगा तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से ये होगा कि आपका क्या होगा, उस वजह से क्या होगा कि आपका जो है क्या, आपका कैल्शियम अंदर नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से क्या होगा आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, आपकी जो बॉडी है, आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है आपके हार्ट की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ तक आपका क्या था, ये थी आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज किस होती है। और एक और चीज है वो है आपकी एसिडोसिस। एसिडोसिस में क्या होता है कि आपका एसिड बढ़ जाता है। जब आपका एसिड बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, जो बढ़ा हुआ एसिड है ना, वो आपके एसिड जो है वो आपके पोटाशियम को सेल से बाहर निकाल देगा। ठीक है, वो आपके पोटाशियम को क्या कर देगा, सेल से बाहर निकाल देगा। जब आपके पोटाशियम सेल से बाहर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, जब आपके पोटाशियम सेल से बाहर हो जाएंगे तो फिर वही जो हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमारा
हमने अभी क्या पढ़ के आए हैं, हमारा डाइजोक्शन का काम सेम डाइजोक्शन की तरह हमारा जो है ना, सॉरी डाइजोक्शन के अपोजिट काम होगा। तो डाइजोक्शन के अपोजिट काम होगा एसिडोसिस के अंदर। इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो पेशेंट है उसके अंदर हमारी कॉन्ट्रेक्टिलिटी क्या हो जाएगी, दिल की जो धड़कने की रफ्तार है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ लगी इस बात की। अब ना इससे आगे चलते हैं, वो अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो क्या है, हमारा कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड है। अब कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड से क्या मतलब है, देखिए। अच्छा, ये एक बात बताएं कि आपको अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया इसमें आपको किसी किस्म का कोई डाउट तो नहीं है, किसी किस्म को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सिखा दूँ। ठीक है। अच्छा देखिए, कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड, कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड से क्या मुराद है? अच्छा देखें, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें आगे बात करते हैं, आगे हमने पता है क्या बात करनी है, हमारी कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड। कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड से क्या मुराद है कि आपके दिल को, जब आपका दिल काम कर रहा है, आपका दिल काम कर रहा है तो दिल के काम करते वक्त दिल को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, इसे हम क्या कहते हैं, हमारी कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी कैसे, तो आपने क्या बात याद रखनी है कि जब हमारी कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ती है तो हमारा कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज विद, ये कब बढ़ेगी कि जब हमारे दिल को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो कब चाहिए होगी, जब हमारा क्या होगा, जब हमारी कॉन्ट्रेक्टिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कॉन्ट्रेक्टिलिटी, अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि जितना ज्यादा जोर लगाएंगे, अब जब हमने जोर लगाना है तो उसके लिए हमें क्या ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगी। तो जब ज्यादा से ज्यादा, अभी हाइपोक्सिया पढ़ के आए ना, जब हमारी कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाती है, इसलिए आपको क्या है, आपकी जितनी ऑक्सीजन ज्यादा होगी और जितनी आपकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज्यादा होगी उतनी ही आपकी ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होगी। अच्छा, आफ्टर लोड, आफ्टर लोड हमने कल पढ़ा था कि आफ्टर लोड क्या होता है कि हमारे दिल को कितना जोर लगाना पड़ रहा है कि हमारा दिल जो है वो ब्लड को पंप कर सके ब्लड वेसल्स के अंदर। तो अगर आपका आफ्टर लोड बढ़ेगा, तो आफ्टर लोड बढ़ेगा तो दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना, ताकि वो ब्लड को अपने अंदर से पंप आउट कर सके। तो इस वजह से क्या है, जितना ज्यादा आफ्टर लोड होगा उतना ज्यादा ही आपकी क्या होगी, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड होगी। इसी तरह आपका हार्ट रेट, जब आपका दिल ज्यादा तेज तेज धड़क रहा है, जितनी तेजी तेजी से कोई चीज काम करे, जब आप भागते हैं तो आपको सांस क्यों चढ़ जाता है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। सेम राइट, सेम ये यहाँ पे होगा। अच्छा, और क्या है, और है आपकी क्या, डायमीटर ऑफ वेंट्रिकल। जब आपका वेंट्रिकल बड़ा हो जाएगा तो जितनी बड़ी चीज होगी उसको उतना ज्यादा उसको जोर लगाना पड़ेगा, उतनी ज्यादा उसकी क्या है, मसल्स फाइबर्स होंगे, उतनी ज्यादा वो एटीपी यूज करेगा, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अपना जो अपनी क्या करते हैं, अपने आप को सुकेड़ सके, और वो अपने आप को सुकेड़ के अपने जो मतलब है ऑक्सीजन को यूज कर सके। ठीक है। तो आपका क्या है, आपकी डायमीटर ऑफ, इंक्रीज डायमीटर ऑफ, मीटर ऑफ वेंट्रिकल, कि आपका वेंट्रिकल का डायमीटर जब बढ़ जाएगा। अब ये कैसे बढ़ता है, आपको पता है कि आपका वेंट्रिकल की जब आपके दिल के ऊपर जोर पड़ता है, जब आपका आफ्टर लोड बढ़ेगा तो आपको क्या होगा, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी। जब आपको वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी तो आपका दिल क्या है, उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। ठीक है, उसको क्या होगा, अब एक छोटा सा बच्चा है, क्या उसको ज्यादा ऑक्सीजन, मतलब एक है, मतलब एक 5 फुट का बंदा है, एक है 10 मतलब 7 फुट का बंदा है। ठीक है, अब दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, एक तो बराबर ही होगा इनमें, पर फिर भी जो बड़ा बंदा होगा उसके मसल अगर ज्यादा है, अगर उसके मसल ज्यादा पड़े हैं तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है। अच्छा, अब हम इससे आगे चलते हैं। इससे आगे ना आपने पता है कहाँ पे आना है, आगे आपने ये आना है कि इसके नीचे एक बात और लिखी हुई थी, वो बात पता है कौन सी आपकी, वो कौन सी है, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर मोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस जगह के ऊपर होता है। तो आपने क्या याद रखना है कि हमारी पूरी बॉडी का मोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है, वो हमारी कोरोनरी, कोरोनरी साइनस के अंदर होता है। कोरोनरी साइनस कहाँ क्या होता है, जहाँ पे आपका दिल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या आता है, आगे ड्रेन होता है। समझ लगी इस बात की। अच्छा, अब ना इससे आगे चलते हैं। इससे आगे ना आपने 2 पेजेस पीछे आना है। ठीक है, आपने एक क्या, एक पेज पीछे आना है, और पीछे खड़ा है आपका क्या, पीछे खड़ा है आपका फीटल सर्कुलेशन खड़ा है। पीछे क्या खड़ा है आपका, फीटल सर्कुलेशन खड़ा है। ठीक है, मतलब है जब हम माँ के पेट के अंदर थे, जब हम क्या थे, माँ के पेट के अंदर थे, तो उस टाइम हमारी हमारी बॉडी के अंदर किस तरह मतलब ब्लड जो था, हमारी बॉडी के अंदर क्या था, किस तरह ब्लड जो था, फार्मूले, ये फार्मूले जो है ना आपके, ये आपके पेपर के अंदर नहीं आते, तो इसके ऊपर ना आपने ज्यादा जोर नहीं लगाना। फार्मूले जो होते हैं ना, ये आपकी ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, ना ही ये आगे किसी किस्म के काम आते हैं। ठीक है, वाल टेंशन लिखी हुई है कि आपकी जो वाल्स है उनके ऊपर क्या है, कितना वो कितनी टेंशन दे रही है। ठीक है। अच्छा, ये वाल के ऊपर स्ट्रेस के मतलब आपकी जो वाल्स हैं, आपकी जो दिल की वाल्स हैं, मतलब है आपकी वेंट्रिकल्स की एट्रिया की वाल्स हैं, उनके ऊपर कितना स्ट्रेस आ रहा है, कितना स्ट्रेस जा रहा है, इस लेप्लेस ला इसे अभी फिलहाल आप छोड़ दें, क्योंकि ना आपके जितने भी एग्जाम्स है ना, उनके अंदर आपको किसी किस्म का कोई फार्मूला नहीं होता। समझ लगी इस बात की। और कुछ ही फार्मूले होते हैं जो जाके आगे आपको यूज करने पड़ते हैं किधर, जब आप क्लिनिकल लाइफ में बैठे होते हैं, अदरवाइज वो भी आपकी जरूरियात नहीं होती। अब हम पता क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फीटल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फीटल सर्कुलेशन कहते हैं। अब अपने फीटल सर्कुलेशन से आपको क्या मुराद है, क्या पता होना चाहिए फीटल सर्कुलेशन के बारे में, तो हम ये बात करते हैं। अच्छा, हम जब माँ के पेट के अंदर थे, जब हम माँ के
पेट के अंदर थे तो हम क्या सांस लेते थे? जो सोचें, हाँ ना में जवाब दें। क्या आप जब माँ के पेट के अंदर थे तो क्या आप किसी किस्म कोई सांस लेते थे? आप किधर से सांस लेते? जब आप फुल एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट थे 9 महीने, तो क्या है, आप सांस नहीं लेते थे। तो उस टाइम आपको ये ऑक्सीजन हो गई या आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर बनती थी वो आप किधर देते थे? तो आपने ये बात याद रखना है, जब हम माँ के पेट के अंदर थे तब हम ये सारा काम किसके थ्रू करते थे? तब हम ये सारा काम प्लेसेंटा के थ्रू करते थे। तब ये हम सारा काम किसके थ्रू करते थे? हमारे प्लेसेंटा के थ्रू करते थे। प्लेसेंटा में क्या होता था कि हमारी जो ब्लड वेसल थी वो प्लेसेंटा तक जाती थी। उधर से हमारी वालदा जो थी उनकी जो ब्लड वेसल थी, इन दोनों के दरमियान एक बैरियर था। उस मीडियम में ना हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट थे वो किधर चले जाते थे? वो चले जाते थे माँ के खून के अंदर चले जाते थे। और माँ की ब्लड से क्या होता था, जो ऑक्सीजन होती थी, ये जो हमें ग्लूकोज वगैरह चाहिए होता है, ये सारा माँ के खून में से हमारे खून के अंदर कन्वर्ट हो जाता था डिफ्यूज करके। तो अब अपने हमने ये पढ़ना है कि हमारा जो खून है, जो माँ की तरफ से हमें खून खून मतलब ऑक्सीजन मिली है, ये सारी चीजें मिली, तो ये हमारे आगे प्ले सेंटर तक, ये किधर आ गई? हमारे प्ले सेंटर तक आ गई। अब प्ले सेंटर से आगे इसने कैसे मूव ऑन करना है? ठीक है, क्या करना है? देखिए इसने क्या करना है, प्ले सेंटर से मूव करना है और वापस प्ले सेंटर तक आना है। तो हम एक ग्राफ ड्रा, एक मतलब है, एक टेबल ड्रा करेंगे। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? प्ले सेंटर है। और इसमें हमारा एंड पॉइंट भी क्या होगा? हमारा प्ले सेंटर होगा। अच्छा, अब आपसे कोई ये पूछे कि हमारे प्ले सेंटर से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल की तरफ कौन सी ब्लड वेसल लेके जाती है, तो आप उस ब्लड वेसल का नाम क्या याद रखेंगे? तो आपने पता है क्या याद रखना है? हमने क्या कहा था, हमारी वेन कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो हमारे दिल की तरफ क्या करती है? दिल की तरफ खून लेकर आती है। तो आपने क्या बात याद रखनी है कि हमारी अम्बलाइकल वेन होती है। ठीक है, अम्बलाइकल वेन होगी, अम्बलाइकल वेन, ये क्या करेगी? अम्बलाइकल वेन आपकी क्या करेगी? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये क्या करेगी? कैरी, लिख देता हूँ साथ में, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कैरी और टू, जो आपकी अम्बलाइकल वेन है, जो आपकी अम्बलाइकल वेन है, ये क्या करेगी? आपके प्लेसेंटा से जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो आपने माँ के खून में से जो ऑक्सीजन ली है, जो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, ठीक है, ये वो सारी चीजें क्या करेगी? वो सारी चीजें अपने अंदर लेगी और आएगी किसकी तरफ? हार्ट की तरफ। अब हार्ट में आने से पहले ना ये जाएगी लीवर के पास। ये किधर जाएगी? लीवर के पास। ठीक है, अच्छा, ये किधर जाएगी? ये जाएगी लीवर के पास। ये किधर जाएगी? लीवर के पास। अच्छा, लीवर के पास जाएगी, पर इसका जो ब्लड है ना थोड़ा लीवर को सप्लाई करेगा, साथ में ना इससे ना एक छोटी सी ना लिवर से ना एक ऐसे करके ना छोटी सी एक ब्लड वेसल निकलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? हमारी डक्टस विनोसस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हमारी डक्टस विनोसस कहते हैं। इस वेसल को हम क्या कहेंगे? डक्टस विनोसस कहेंगे। ठीक है, देखिए दोबारा समझाता हूँ ताकि आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं बताता हूँ। आपका क्या था? प्लेसेंटा, जिसके जरिए आपका ये जो आपके पेट के ऊपर एक गड़ा बना हुआ है ना, इसे हम क्या कहते हैं? अम्बलाइकस कहते हैं। ठीक है, जब हम माँ के पेट के अंदर थे, तब ये यहाँ से ना ब्लड वेसल्स, मतलब यहाँ ये कनेक्टेड था किसके साथ? हमारा ये हमारा कनेक्टेड था हमारी माँ के प्लेसेंटा के साथ। ठीक है, तो वहां से हम क्या लेते थे? इसके थ्रू हमारी जो नाफ है ना, हमारी जो मतलब बेली बटन है, इसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स लेते थे। अब ये हमारी अम्बलाइकल है ना, इसके पीछे हमारी थी अम्बलाइकल वेन थी। इसके पीछे तब जब हम माँ के पेट में थे ना, तब यहाँ पे क्या थी? हमारी अम्बलाइकल वेन थी। अब ये अम्बलाइकल वेन जो माँ से हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला है, माँ से ऑक्सीजन मिली है, उसको लेके जाती थी किधर? दिल के पास। अब दिल के पास इसने लेके जाना है, रास्ते में इसने कुछ स्ट्रक्चर्स को पास करके जाना है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर इसमें कौन सा होता था? हमारा लीवर होता था। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा कौन सा होता था? यहाँ पे लीवर होता था। अच्छा, ये लीवर को थोड़ा सा ब्लड देती थी। लीवर को ब्लड देने के बाद, ठीक है, लीवर से और इसकी इसकी जो ब्लड वेसल निकली थी, ये दोनों मिला के क्या बना देती थी? हमारी डक्टस विनोसस बना देती थी। ये क्या बना देती थी? डक्टस विनोसस बना देती थी। अब जो डक्टस विनोसस है, ये क्या करेगी? ये जो हमारी डक्टस विनोसस है ना, ये पता है क्या करेगी? डक्टस विनोसस जो है, ये क्या करेगी? ये जाएगी हमारे किसके पास? ये जाएगी हमारे इंफीरियर वेना केवा के पास। तो हमने अगले दिन क्या बात की थी कि हमारी बॉडी का सारा जो ब्लड होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का सारा डी ऑक्सीजन, ये हमारे हमारे अंदर डी ऑक्सीजन ब्लड किसके अंदर जाता है? इंफीरियर वेना केवा के अंदर। और वो किधर जाती है? राइट एट्रियम के अंदर। पर यहाँ पे क्या है, जो हम फीटल सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, ये आपने याद रखना है कि अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो फीटल सर्कुलेशन है। ये अडल्ट सर्कुलेशन नहीं है, पैदाइश के बाद की सर्कुलेशन नहीं है, पैदाइश से पहले की सर्कुलेशन है। तो दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको जो कोई भूल चूक ना हो रही हो, कि प्लेसेंटा से आपका अम्बलाइकल वेन जाएगी। ठीक है, और अम्बलाइकल वेन ऑक्सीजन रिच, मतलब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किधर जाएगी? आपकी इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम तक। पर ये आएगी किस वेन के थ्रू? किस चीज के थ्रू? कौन सी डक्ट के थ्रू? तो वो कौन सी होगी? आपकी डक्टस विनोसस होगी। वो कौन सी होगी? आपकी डक्टस विनोसस होगी। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या याद रखना है? आपने क्या याद रखना है? आपने ये याद रखना है कि जो आपका इंफीरियर वेना केवा है, ये किधर जाएगा? तो इंफीरियर वेना केवा आपका कहाँ पे जाके ट्रेन होता है? बताएं।
ये आपको मैंने हार्ट का जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके दिल के 4 खाने होते हैं। तो दिल के 4 खानों में आपका कौन सा खाना था जिसमें आपका जाके इंफीरियर वेना केवा ड्रेन कर रही थी? तो आपने उस खाने का नाम क्या याद रखना है? आपने याद रखना हमारा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। ठीक है, कौन सा खाना हमारा? राइट एट्रियम। ठीक है। अच्छा देखिए, अब हमारा खून जो है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन से लीवर, मतलब हमारा डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसस से किधर? इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा से कहाँ पहुंच गया? हमारा राइट एट्रियम के अंदर पहुंच गया। अच्छा, अब इसने किधर जाना है? इसने राइट एट्रियम से जाना है राइट वेंट्रिकल के अंदर। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हमारा जो बच्चा होता है, जो अभी पैदा नहीं हुआ होता, उसके राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दौरान दरमियान एक सुराख होता है। इस सुराख को हम क्या कहते हैं? इस सुराख को हम कहते हैं फोरामेन ओवेल कहते हैं। इस सुराख को हम क्या कहते हैं? फोरामेन ओवेल कहते हैं। अच्छा, ये जो फोरामेन ओवेल होगा, इसकी मदद से क्या होगा? हमारा ये ब्लड सारा इधर मूव आउट कर जाएगा। हमारा राइट एट्रियम से जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड है ना, लेट्स सपोज 80% 90% जो ब्लड है वो किधर चला जाएगा? हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर गया, लेफ्ट एट्रियम से किधर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम से किधर जाएगा? हमारा राइट एट्रियम के अंदर, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, और अयोटा से पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। अयोटा और अयोटा से क्या चला जाएगा? पूरी बॉडी के अंदर चले जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। समझ लगी इस बात की? ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पे ना एक छोटी सी बात और है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आई थिंक सो ना हमें अगले पेज पे जाना चाहिए। एक मिनट रुके, ये पिक्चर ले जाते हैं ताकि ना हमें वहां पे इसकी हेल्प जरूर पड़ सकती है। अब देखें, अच्छा देखिएगा, देखें, अब हम ना, ठीक है, ये देखें। अच्छा देखें, अब पीछे आपने सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। देखिए, एक बार दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो कि क्या है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्या होगा? आपका अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन से आपके डक्टस विनोसस, फिर इंफीरियर वेना केवा, और फिर क्या है आपका? राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम से आपका ब्लड किधर जाएगा? आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम से किधर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर आपकी एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें ये हमने पढ़ ली है। अब हमने दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ना है। दूसरा स्ट्रक्चर पता है आपका कौन सा होता है? दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये होता है कि आपका जो है ना, आपका जो राइट थोड़ा सा ब्लड जो होगा ना, वो क्या करेगा? वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर आया है, तो राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रही थी? आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकल रही थी। क्या निकल रही थी? आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकल रही थी। अब पल्मोनरी आर्टरी ये किधर जाएगी? ये जाएगी आपके लंग्स के पास। मैं भी लंग्स नीचे बना रहा हूँ, ठीक है। ये किधर जाएगी? आपके लंग्स के पास जाएगी। अच्छा, अब मुझे एक बात का जवाब दे, जब आप माँ के पेट के अंदर थे, तो क्या उस वक्त आपके फेफड़े काम कर रहे थे? क्या उस वक्त आपके फेफड़े काम कर रहे थे? तो आपके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे। आपके फेफड़े क्या काम नहीं कर रहे थे? तो उस टाइम क्या होगा कि ये ब्लड उधर जा ही नहीं सकेगा। तो आपके ना अल्लाह ताला ने आपके अयोटा और आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है, आपके अयोटा और आपकी पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक क्या किया हुआ है? एक कनेक्शन बनाया हुआ है। एक क्या बनाया हुआ है? कनेक्शन बनाया हुआ है। एक क्या बनाया हुआ है? कनेक्शन बनाया हुआ है, ताकि आपका जो ब्लड 10% इधर आ गया था, ये इधर आपके पल्मोनरी आर्टरी में आके किधर चला जाए? आपके वापस अयोटा के अंदर चला जाए। ठीक है, जो क्या करे? आपके आपके आए और किधर चले जाए? आपके पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी से अयोटा के अंदर चला जाए। अच्छा, अब इन दोनों आर्टरीज के दरमियान, इन दोनों वेसल्स के दरमियान ये जो अब छोटा सा कनेक्शन बना हुआ है, इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? तो आपने इस डक्ट को क्या कहना है? आपने इस डक्ट को क्या कहना है? डक्टस आर्टीरियोसिस कहना है। डक्टस आर्टीरियोसिस कहना है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ना थोड़ा सा और बताता हूँ कि यहाँ पे जो डक्टस विनोसस है ना, मुझे लग रहा है कि आपको ना इसकी समझ नहीं लग रही। डक्टस विनोसस का मतलब क्या है? ये आपकी एक ऐसी डक्ट है जो आपकी दो वेन्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर रही है। ये आपकी एक ऐसी डक्ट है जो आपकी एक वेन और आपकी दूसरी वेन, इन दोनों वेन्स को क्या कर रही है? इंटरकनेक्ट कर रही है। इस तरह की वेन को हम क्या कहेंगे? डक्टस विनोसस कहेंगे। ठीक है। अब आगे आपने क्या पढ़ा है? डक्टस आर्टीरियोसिस पढ़ा है। डक्टस आर्टीरियोसिस का मतलब क्या है? कि एक ऐसी डक्ट, एक ऐसी ब्लड वेसल जो आपकी दो आर्टरीज को क्या कर रही है? आपस में इंटरकनेक्ट कर रही है। तो इसे आप क्या कहेंगे? डक्टस आर्टीरियोसिस कहेंगे। समझ लगी? अब मैंने आपको एक छोटा सा मतलब मैं क्या बना के देता हूँ आपको, एक फ्लो चार्ट बना के देता हूँ। देखें, आपका क्या था? प्ले सेंटर था। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा। ठीक है। अच्छा, प्ले सेंटर से आपकी ब्लड वेसल किधर गई? प्ले सेंटर से ब्लड किधर गया? ये अब हमने ऊपर में थोड़ा सा लिख के देता हूँ। ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड, ये हमारी ब्लड की फ्लो ऑफ ब्लड है। ठीक है, हमारा ब्लड जो है ये इसकी क्या है? डायरेक्शन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, अब हमारी क्या है? पहले नंबर पे हमारी क्या थी? प्लेसेंटा थी। प्लेसेंटा से क्या हुई? हमारी आई कौन सी चीज आई? हमारी अम्बलाइकल वेन आई। अच्छा, कोई आपसे ये पूछे कि हमारी बॉडी के अंदर अम्बलाइकल वेन कितनी होती है, तो आपने याद रखना है कि अम्बलाइकल वेन कितनी होती है? हमारी एक होती है। अच्छा, अब अम्बलाइकल वेन से क्या? अम्बलाइकल वेन से थोड़ी सी ब्लड किधर गया? आपके लीवर के पास गया, और बाकी किधर जाएगा? आपके डक्टस विनोसस के अंदर जाएगा।
ठीक है, डक्टस विनोसस के अंदर जाएगा। और डक्टस विनोसस जो है, इससे ब्लड आपका किधर जाएगा, आपके इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाएगा। अच्छा, अब इंफीरियर वेना केवा से किधर जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि इंफीरियर वेना केवा से किधर जाएगा, आपका इंफीरियर वेना केवा से जाएगा आपका ब्लड राइट एट्रियम के अंदर जाएगा। किधर जाएगा, आपका राइट एट्रियम के अंदर जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, अब जब ये राइट एट्रियम के अंदर ब्लड चला गया है, तो राइट एट्रियम से ये ब्लड आपका किधर जाएगा, तो ये राइट एट्रियम से आपका ब्लड किधर जाएगा, राइट एट्रियम से जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर। किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा। अच्छा, अब लेफ्ट एट्रियम में जाने के लिए इसने कौन-सा फोरामेन, कौन-सा सुराग के थ्रू ये ब्लड गया था? तो आपने सुराग का क्या नाम रखा था? आपने सुराग को क्या कहा था? फोरामेन ओवेल कहा था। क्या कहा था आपने? फोरामेन ओवेल। मुझे पता है आपको फोरामेन ओवेल की थोड़ी-सी मतलब है हो रही होगी, मतलब झंझनाहट हो रही होगी, या आप थोड़े से परेशान हो गए होंगे। टेंशन ना लें, कल का हमारा टॉपिक ये है कि हमारा फोरामेन ओवेल कैसे बनता है, ये हमारा फोरामेन ओवेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये देखें कि आपके राइट एट्रियम से ब्लड जाना है किधर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और कौन सा इसने सुराग फॉलो किया है, फोरामेन ओवेल किया है। अच्छा, अब फोरामेन ओवेल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया, तो लेफ्ट एट्रियम से आपका ब्लड किधर जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर जाएगा, आपके अयोटा के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, आपके अयोटा के अंदर जाएगा। अच्छा, अयोटा के अंदर चला गया, तो अयोटा से किधर जाएगा, तो अयोटा से किधर जाएगा, सिस्टेमिक, किधर जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद क्या होगा, तो आगे देखते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद आपका ये ब्लड किधर जाएगा, तो अगर कोई आपसे ये पूछे तो ये किसके अंदर जाएगा, आपकी अम्बलाइकल आर्टरीज के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, आपकी अम्बलाइकल आर्टरीज के अंदर, अम्बलाइकल आर्टरीज। और अम्बलाइकल आर्टरीज आपसे कोई पूछे कितनी होती हैं, तो आपने कहना दो होती हैं। ठीक है, और अम्बलाइकल आर्टरीज किधर जाएंगी, अम्बलाइकल आर्टरीज दोबारा आपके प्लेसेंटा के पास पहुंच जाएगी। दोबारा कहाँ पहुंच जाएंगी, आपके प्लेसेंटा के पास। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमारे प्लेसेंटा से किया था, और एंड कहाँ पे आके कर रहे हैं, दोबारा प्लेसेंटा पे ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब छोटी सी बात एक और रह गई है। अच्छा, राइट एटीएम से अगर थोड़ा सा ब्लड आपका किधर जाए, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाए, अगर आपका थोड़ा सा ब्लड राइट एटीएम से राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाए, तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा किसके अंदर, हमारी डक्टस, ये किसके अंदर जाएगा, हमारी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी से ये किधर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी ने जाना था लंग के अंदर। किधर जाना था, लंग के अंदर। क्या हमारे बच्चे के अंदर जो हमारी फीटल सर्कुलेशन होती है, इसके अंदर हमारा लंग काम कर रहा होता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है कांटा। हमारा लंग काम नहीं कर रहा होता, तो ये जो हमारा ब्लड है, ये कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा, ये रास्ता अख्तियार करेगा ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे आपकी कौन सी डक्ट होगी, तो आपने उस डक्ट का नाम क्या याद रखना है, डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है, अब इस पूरे पेज को अगर आप याद कर लेते हैं, अगर इस पूरे पेज को अगर आप समझ लेते हैं, ठीक है, ये अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने 4-5 बार इसीलिए रिवाइज किया ताकि आपको इस सिर्फ इस ये जो फ्लो चार्ट है इसकी समझ लग सके। ठीक है, इसकी आपको क्या लग सके, समझ लग सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरी बात की समझ लगी होगी। ठीक है, अच्छा, अब इससे आगे हमने क्या देखना है, अब ना हमने इसमें थोड़ी सी बातें और करनी है, फिर उसके बाद हम आज की क्लास के बाद को एंड करते हैं। अच्छा देखें, अब ना आपको मैं कुछ पॉइंट्स दिखवाता हूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ना ये पॉइंट समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ये जो हमारा बच्चा होता है, फीटस जो होता है, जो हमारा अभी पैदा नहीं हुआ होता, उसके अंदर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किस वेन के अंदर होती है, कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपकी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके अंदर होती है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन किसके अंदर होती है, तो आपने क्या कहना है, हाईएस्ट, आपकी हाईएस्ट O2 की जो सैचुरेशन है, ये कौन सी ब्लड वेसल के अंदर होगी, इन फीटस, इन फीटस जो हमारा बच्चा भी पैदा नहीं हुआ उसके अंदर ये कहाँ पे होगी, तो आप क्या कहेंगे, ये कहाँ पे होती है हमारी, ये हमारी अम्बलाइकल वेन के अंदर होती है। ये कहाँ पे होती है, हमारी अम्बलाइकल वेन के अंदर होती है। और कितने परसेंट होती है, हमारी 80% होती है। ठीक है, कितनी होती है, 80% होती है। और इसके बाद होती है हमारी इंफीरियर वेना केवा के अंदर होती है। समझ किस बात की। अच्छा, अब इसके बाद और बात, एक और बात। अच्छा, ये ना आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपने वैसे पढ़ा था ना, तो उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया हो, अगर बॉडी के अंदर क्या हो, हाइपोक्सिया हो, तो हमें अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है, वेजो डायलेशन देखने को मिलती है। हमें ये क्या क्या लेके आएगी, वेजो डायलेशन लेके आएगी। जबकि हमारे लंग्स के अंदर क्या था, अगर हमारे क्या हो लंग्स, ठीक है, अगर हमारे क्या हो लंग्स हो, और लंग्स के अंदर क्या हो जाए, हाइपोक्सिया हो जाए, लंग्स के अंदर क्या हो जाए, हाइपोक्सिया हो जाए, तो हमें क्या देखने को मिलता था, हमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलती थी। ये मैंने आपको फेफड़े के, जब मैंने आपको लंग्स पढ़ाया ना, तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर आपके अंदर क्या हो, अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या हो, अगर आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो, अगर आपकी पूरी बॉडी के अंदर सिवाय लंग्स को छोड़ के अगर आपको क्या हो, हाइपोक्सिया हो। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है कि अगर आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ये आपके टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन पूरी नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपकी वेसो डायलेशन होती है, आपके ब्लड वेसल्स को खोल दिया जाता है।
जबकि आपके लंग्स के अंदर क्या होता है, अगर वहां पे हाइपोक्सिया हो तो आपको क्या होता है, आपको वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। तो ये क्या होती है, ये होती है आपकी क्या चीज होती है, ये होती है आपकी एक्सेप्शन होती है। अब आप ये सोचेंगे कि ये इस एक्सेप्शन का हमारी बॉडी के अंदर हमारे साथ क्या लेना देना है। तो आप देखें, हमारा जो फीटल लाइफ होती है, देखें, अब देखिएगा, हमारी ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ड्यूरिंग फीटल लाइफ, अच्छा जो फीटल लाइफ है, फीटल लाइफ है, बताएं जो हमारी हमारी पैदा होने से पहले की जिंदगी है, उसके अंदर क्या हमारे फेफड़े काम कर रहे होते हैं, क्या हमारे फेफड़ों के पास किसी किस्म की कोई ऑक्सीजन जा रही होती है। तो आपने क्या कहना है कि हमारे फेफड़ों के पास कोई ऑक्सीजन नहीं जा रही होती, तो आप क्या कहेंगे, ड्यूरिंग दिस लाइफ लंग्स आर हाइपोक्सिक, लंग्स आर हाइपोक्सिक, कि हमारे जो लंग्स है इनके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, इनके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। अच्छा जब इनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, इनके अंदर क्या है, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या हमारे क्या है, क्या हमारा कोई ब्लड इनकी तरफ जाएगा। तो जब ये लंग्स के अंदर हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, वेजो क्या होगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। और जब यहाँ पे होगी हमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, जब हमें यहाँ पे क्या होगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, तो क्या कोई ब्लड इधर जाएगा। तो आपने क्या कहना है कि यहाँ पे हमारा कोई भी ब्लड नहीं जाता, यहाँ पे कोई भी ब्लड हमारा नहीं जाता। तो आपने क्या याद रखना है कि नो ब्लड, अच्छा नो, नो ब्लड टुवर्ड हार्ट, टुवर्ड्स, कि हमारे टुवर्ड लंग्स, के हमारे लंग्स की तरफ क्या है, कोई भी ब्लड नहीं जाता, हमारे लंग्स की तरफ क्या है, कोई भी ब्लड नहीं जाता। अच्छा यहाँ पे ना अब आपको मैं एक छोटी सी पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है, देखें कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, नॉर्मली हमारे दिल से ब्लड जा रहा है, ये आपने जो आपका स्काई ब्लू कलर है ना, ये आपके लंग्स की तरफ जा रहा है, और जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जबकि आपका क्या है, आपका जो रेड वाला ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आपने ये देखना है कि हमारा क्या होता है, हमारा जो दिल होता है, इससे क्या होता है, हमारा इससे इससे हमारा जो हाइपोक्सिक ब्लड होता है, ये किधर जाता है, ये किधर जाता है, हमारे लंग्स की तरफ जाता है, और लंग्स से फिर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आता है, आपके दिल की तरफ, और दिल से आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाता है। अच्छा अगर आपके क्या है, अगर आपकी ये जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, अगर आपको इन सारी ब्लड वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, तो क्या आपका कोई ब्लड जो है वो आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, नहीं आएगा ना। तो क्या है, तो हमारा जो पैदाइश से पहले बच्चा होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लंग्स के अंदर कोई ब्लड जा रहा होता है, नहीं जा रहा होता। तो क्या किसी किस्म का कोई ब्लड लंग से वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, तो नहीं आएगा। देखिए मैं आई थिंक सुना, ये आपको पिक्चर बना के दिखा देता हूँ। देखें ये क्या है, ये हमारे दो लंग्स पड़े हैं, ये हमारे दो लंग्स पड़े हैं, और ये क्या हमारा हार्ट पड़ा है, ये हमारा क्या पड़ा है, हार्ट पड़ा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से ब्लड जा रहा है आपकी इधर, ठीक है, यहाँ से आपका ब्लड जा रहा है इधर, ठीक है, रुको मैं ना इसको दूसरे कलर से बनाता हूं। यहाँ से आपका ये नीले से क्या मुराद है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अच्छा और रेड से क्या मुराद है, ये मैं अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ ताकि ना मुझे ये पिक्चर थोड़ी साफ हो जाए मेरी। अच्छा देखें कि अब हमने ये जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं इनको बना देते हैं, ये क्या आपका राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अच्छा ये हम कब कब पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग फीटल लाइफ पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग फीटल लाइफ पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, क्या हमारा जब बच्चा होता है, जब माँ के पेट के अंदर होता है, क्या उसके राइट वेंट्रिकल से कोई ब्लड उसके हार्ट की तरफ जा रहा होता है। तो आपने क्या जवाब देना है, नहीं जा रहा होता। अच्छा जब कोई ब्लड नहीं जा रहा तो क्या कोई ब्लड वापस आ रहा होगा, बताएं, क्या कोई ब्लड वापस आ रहा होगा, तो नहीं आ रहा होगा। तो बताएं क्या इसके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा, जब इसको फेफड़ों की तरफ से कोई ब्लड मिल ही नहीं रहा, तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। जबकि हमारी पूरी बॉडी का ब्लड जो होता है वो कहाँ पे आ रहा होता है, हमारे राइट एटीएम के अंदर आ रहा होता है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब हमारे राइट एटीएम के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो ये जो हमारा फोरामन वेल है, यहाँ से क्या होता है, आपका ब्लड जो होता है वो राइट टू लेफ्ट मूव करता है। इसे हम क्या कहते हैं, राइट टू लेफ्ट शंट कहते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं, राइट टू लेफ्ट शंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपकी थ्योरी लिख रहा हूँ कि नो ब्लड टुवर्ड्स लंग, तो एज अ रिजल्ट नो ब्लड, नो ब्लड टुवर्ड्स लेफ्ट एट्रियम, आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर कोई ब्लड नहीं आ रहा, इधर से आपके लंग्स के अंदर। तो इस वजह से आपको कौन सा शांट देखने को मिलेगा, तो आपने क्या कहना है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे कौन सा शांट देखने को मिलेगा, फीटल लाइफ के अंदर राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट शांट देखने को मिलेगा। राइट टू लेफ्ट शांट क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, सॉरी यार आपने बताया, देखें जो हमारी क्या है लेफ्ट एट्रियम, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई ब्लड जा, इसके अंदर हार्ट की तरफ से कोई ब्लड आ ही नहीं रहा। तो जब इसके अंदर कोई हार्ट से ब्लड आ ही, लंग से कोई ब्लड आ ही नहीं रहा, तो क्या इसके अंदर कोई प्रेशर होगा, नहीं होगा, इसका अपना प्रेशर तो नहीं है। इसके अंदर सारा ब्लड किधर से आ रहा है, राइट एट्रियम से आ रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। इस वजह से पैदाइश से पहले
पैदाइश से पहले हमारा कौन सा शंट होता है, हमारा राइट टू लेफ्ट शंट होता है, हमारा क्या होता है, राइट टू लेफ्ट शंट होता है। अच्छा ये तो था ड्यूरिंग फीटल लाइफ था। अच्छा अब जब आप पैदा होते हैं आप क्या लेते हैं, पहला सांस लेते हैं। आप पैदा हुए आपने लिया पहला सांस, जब आपने पहला सांस लिया तो आपकी क्या है, आपकी जो आपकी वेसो कंस्ट्रिक्शन खत्म होगी, आपकी जो लंग्स की वेसो कंस्ट्रिक्शन थी वो किस में चेंज हो जाएगी, आपकी वेसो डायलेशन के अंदर चेंज हो जाएगी, आपके लंग्स जो है वो काम करने लग जाएंगे। जब आपके लंग्स करने लग जाएंगे तो इस वजह से क्या होगा कि आपकी जो ये जो आपका क्या था प्रेशर था, ये जो आपका क्या था प्रेशर था, देखिए मैं आपको दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए ये क्या, आफ्टर बर्थ जब हम पैदा हो गए तो क्या होगा कि क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है लंग्स है, ये हमारे क्या है लंग्स है, ठीक है। और नीचे ये क्या है हमारे, ये चार खाने पड़े हैं हमारे हार्ट के, ठीक है। ये चार खाने किसके पड़े हैं, हमारे हार्ट के। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा यहाँ से ब्लड किधर गया, इधर, और इधर से ब्लड आएगा इधर, ठीक है, इधर से ब्लड आएगा इधर। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपका आफ्टर बर्थ है, आप सांस ले रहे हैं, तो ये जो ब्लड वेसल्स है ये तो खुली पड़ी है, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है ये तो खुली पड़ी है, तो यहाँ से ब्लड जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ से ब्लड जाएगा किधर, इधर। और यहाँ से जो ब्लड है आपके लंग से ब्लड जो है वो वापस आएगा किधर, आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। तो अब बताएं, अब आपके लेफ्ट एट्रियम को ब्लड मिल रहा है, तो जब लेफ्ट एट्रियम काम करने लग जाएगा, जब आपके दिल काम कर फेफड़े काम करने लग जाएंगे, तो आपके लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना एज कम्पेयर टू राइट एट्रियम, ठीक है। तो अब इस वजह से होगा क्या कि आपका फिर क्या, आपको जो आपकी पैदाइश हो जाती है उसके बाद आपको कौन सा शांट देखने को मिलता है, तो आपने कहना है हमें कौन सा, ये है हमारा राइट टू लेफ्ट शांट है। और जो पैदाइश के बाद हमें शांट देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा लेफ्ट टू राइट शांट होगा। वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट शांट होगा, ठीक है। इसको मैं कल दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको इस चीज की समझ लग सके। अच्छा अब ये बात आपको सारी समझ लगी होगी। अब ना इसके बाद हम एक और बात करते हैं डक्टस आर्टियोसिस के बारे में। डक्टस आर्टियोसिस हमारी कौन सी ब्लड वेसल थी जो क्या कर रही थी, जो कनेक्ट कर रही थी किसे किसे, हमारी पल्मोनरी आर्टरी को हमारी अयोटा के साथ, हमारी पल्मोनरी आर्टरी को अयोटा के साथ। तो अगर हमारी क्या है, अगर हमारी ये जो डक्टस आर्टियोसिस है ये खुली रह जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस कहेंगे। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। इसमें क्या होती है, डक्टस आर्टियोसिस डोंट क्लोज, हमारी जो डक्टस आर्टियोसिस है ये क्लोज नहीं होती। जब ये क्लोज नहीं होगी तो पैदाइश के बाद भी हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पैदाइश के बाद क्या होगा, क्या पैदाइश के बाद क्या होता है, हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसके अंदर देखें, रुके 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 रुके, ये वाली पिक्चर ज्यादा अच्छी रहेगी यहाँ पे। अच्छा देखें, जब आप अब आपका बच्चा पैदा हो गया, अब आपका बच्चा पैदा हो गया तो उससे जो ब्लड है, उससे जो ब्लड है कि कौन सा, राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, हमारा लंग की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये किधर जा रहा है, लंग की तरफ जा रहा है। अगर इस कंडीशन में जब उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर जा रहा है किधर, लंग की तरफ जा रहा है, अगर वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आकर मिक्स हो जाए तो क्या इस बंदे के अंदर आपका जो है, आपके ब्लड की जो सैचुरेशन है वो कम होगी कि नहीं होगी। तो आपने याद रखना है कि ये सैचुरेशन क्या हो जाएगी, ब्लड की कम हो जाएगी। आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स होने लग जाएगा। तो इस वजह से होगा क्या कि आपके बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको साइनोसिस वगैरह देखने को मिलेगी। ये इनके बारे में आगे जाकर पढ़ते हैं। अच्छा ये क्या था, आपका पीडीए था। अच्छा पीडीए जो है ना, पीडीए ये क्या है, ये आपका बंद कैसे होगा। जो पीडीए है ना, इसको बंद करने के लिए हम पता क्या देते हैं, एनसेड्स देते हैं। हम क्या देते हैं, एनसेड्स देते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आपके पास क्या, आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि अगर हमारा क्या है, अगर हमारी हमसे पूछा जाए कि अगर हमारे बच्चे के अंदर क्या है ड्रग, अगर हमारे बच्चा जो है इसके अंदर क्या है, अगर हमारे बच्चे के अंदर पीडी है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो आपने क्या कहना है, इंडोमेथासिन कहना है। आपने क्या कहना है, इंडोमेथासिन। तो आपकी इंडोमेथासिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, आपकी पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस के लिए। पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस क्या होता है, ऐसी कंडीशन जब आपकी क्या है, डक्टस आर्टियोसिस क्या है, खुलती नहीं है। जब आपकी डक्टस आर्टियोसिस को बंद नहीं होती, सॉरी डक्टस आर्टियोसिस बंद नहीं होती, तो उसको बंद करने के लिए हम क्या देते हैं, एनसेड्स देते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, देखिए आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये होते हैं वेजोडाइलेटरी होते हैं। ये क्या होते हैं, वेजोडाइलेटरी होते हैं। जब ये वेजोडाइलेटरी होंगे तो ये क्या करेंगे, आपके ब्लड वेसल्स को क्या करेंगे, खोल के रखेंगे, ठीक है। जब आप मतलब आपकी वालदा प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम क्या था, उनके अंदर क्या थे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो रहे थे, किधर से, उनकी कहाँ से रिलीज हो रहे थे, माँ के जो प्लेसेंटा होता है ना वहां से रिलीज हो रहे थे। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी जो वेजो डायलेशन करवाते हैं, हमारी डक्टस आर्टरोसिस को खोल के रखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस यहाँ पे क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो थे यहाँ पे किसी वजह से माँ के अंदर रिलीज होते रहेगा। इस वजह से क्या है कि उसके अंदर क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस हो गया। तो जब हम आंसर देंगे तो वो क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर देंगे। इस वजह से क्या होगा, वेजो डायलेशन खत्म हो जाएगी और पीडीए बंद हो जाएगा। अब यहाँ से क्या समझ लगा कि जो एनसेड्स हैं, जो हमारी एनसेड्स हैं
ये आपने प्रेग्नेंट वुमन को देनी है कि नहीं देनी। तो आपने क्या याद रखना है कि हम प्रेग्नेंट वुमन को हमारी एनसेड्स नहीं देते, अपनी प्रेग्नेंट वुमन को क्या है एनसेड्स नहीं देते। ठीक है। अच्छा ये थी आपकी आज की क्लास। अगर कोई आपका अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ये अगर आप मतलब कोई क्वेश्चन लिख के पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें, अगर मैं बैठा हूँ अभी आपको जवाब दूंगा, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो। अगर कोई चीज समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी भी।